इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और आज हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस का तीसरा दिन आपके सामने लेकर आए हैं। तो 8 अप्रैल का जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर और एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं अगर, तो आज हमारा सबसे पहला जो एक फ्रंट पेज पे आर्टिकल मेंशन था, दैट वाज रसिया सस्पेंडेड फ्रॉम राइट्स काउंसिल। राइट्स काउंसिल क्या है बेसिकली? तो ये राइट्स काउंसिल स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है। तो कल ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया है, एक वोट पास किया है जिसके तहत रसिया को क्या निकाल दिया गया है, किससे? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मेंबरशिप से हटा दिया गया है। तो हम लोग डेफिनेटली इन दोनों आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले अगर बात करें कि ये सिलेबस में हमारे कहाँ फिट बैठेगा, तो जीएस पेपर 2 में हम लोग इसको कहाँ पे फिट बैठा सकते हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। और साथ ही साथ जो हम लोग इवन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लोग WTO की बात करें, IMF की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें। तो यूनाइटेड नेशंस की जब बात कर रहे हैं तो इवन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिलेबस प्लेसमेंट हमने ये देखा। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ में क्यों था, और फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो बैकग्राउंड है उसको भी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपना एक्सपेक्टेड मेंस का क्वेश्चन भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो बन सकता है वो देखते हैं। सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ UNHRC। ठीक है, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किस पे? UNHRC के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनिंग के ऊपर। साथ ही साथ डिस्कस द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसकी बहुत सारी आलोचनाएं भी होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो उन क्रिटिसिज्म के बारे में बेसिकली उनके जो ड्रॉबैक्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, वो आप लिख सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन हमारा हो सकता है। तो न्यूज़ में क्यों था वो आपने ऑलरेडी देख लिया, बिकॉज रसिया हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम UNHRC। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बेसिकली न्यूज़ के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करें, तो इस रिजोल्यूशन का नाम क्या था? रिजोल्यूशन का नाम था सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ द रशियन फेडरेशन इन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और ये रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव है ये कौन लेकर आया था बेसिकली? तो जो फ्रंट रनर्स थे वो इस यूक्रेन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है अभी रसिया के कारण, द यूनाइटेड स्टेट्स, द पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन एंड अदर सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये सब के सब जो थे मिलकर क्या किए, एक रिजोल्यूशन लेकर आए जिसका नाम था सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेंबरशिप ऑफ द रशियन फेडरेशन इन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इस रेजोल्यूशन के ऊपर जो वोटिंग करनी थी उसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत थी, किसकी? ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने भी सदस्य वहां मौजूद थे और वोट कर रहे थे उनका 2/3 मेजोरिटी चाहिए था इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास होने के लिए। और ये रेजोल्यूशन पास हो गया बिकॉज 93 नेशन, जैसा आप देख सकते हैं 93 नेशंस वोटेड इन फेवर ऑफ रिमूविंग रसिया फ्रॉम दिस काउंसिल। तो 93 नेशंस ने वोट किया फेवर में, इसलिए रसिया आज हमारा जो है वो इस काउंसिल से हटाया जा चुका है। 24 ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, यानी कि रसिया के सपोर्ट में, जिसमें कि रसिया था, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, वियतनाम जैसे कंट्री शामिल थे। और अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने क्या किया, बेसिकली 58 कंट्रीज ने एब्सटेन किया वोटिंग से, मतलब उन्होंने ना ही फेवर में वोट किया ना ही अगेंस्ट वोट किया। और इंडिया इज पार्ट ऑफ द टीम विच हैज एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। उसमें और भी कंट्रीज हैं जैसे ब्रिक्स के बाकी नेशन यानी कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना ने वोट किया था अगेंस्ट दिस रेजोल्यूशन। मेक्सिको, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE, तो ये सारे कंट्रीज जो थे इन्होंने वोट नहीं किया, दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, तो ये हमने न्यूज का एस्पेक्ट को देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअली UNHRC के बारे में, कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले UNHRC क्या है? तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब कि कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है उनका एक ग्रुप है विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर ही जो सिस्टम है उसमें एक यूनाइटेड नेशन काउंसिल जो हमारा वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए ये काउंसिल जो वो काम करती है। ये बना कैसे? तो ये 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके द्वारा बनाया गया। तो इसीलिए जो इसका वोटिंग भी कल हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। एंड इट रिप्लेस द फॉर्मर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो पहले एक और कमीशन था जो ह्यूमन राइट्स के लिए था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको रिप्लेस किया किसने? UNHRC ने। एंड द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्व्स एज अ सेक्रेटेरिएट ऑफ
UNHRC। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीलिम्स में आपके लिए हो सकता है, UNHRC का हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो फिलहाल इसके ये टोटल 47 मेंबर कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस के, वो इसके सदस्य हैं। और ये मेंबरशिप कैसे एक्चुअली डिवाइड होती है? ये ज्योग्राफिकल बेसिस पे डिवाइड होती है। मतलब जो ज्योग्राफिकल हमारा क्या है, पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये मेंबरशिप दी जाती है कॉन्टिनेंट्स में, या फिर आपको रीजन स्पेसिफाई किए गए हैं। जैसे अफ्रीकन स्टेट्स में से 13 सीट्स दी गई है अफ्रीकन कंट्रीज को, एशिया पैसिफिक में मिलाकर 13 सीट्स दी गई है, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन स्टेट से 8 सीटें दी गई हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 7 और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 सीटें दी गई है। ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं इस काउंसिल के, वो जो है वो 3 साल का टर्म सर्व करते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। इमीडिएट री इलेक्शन मतलब अगर किसी की मेंबरशिप अभी थी तो 3 साल के बाद वो तुरंत फिर से इलेक्ट नहीं होंगे, ताकि बाकी कंट्रीज को भी बराबर मौका मिल सके। ठीक है, और कुछ 2 इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू और कंप्लेंट प्रोसीजर। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू क्या है? बेसिकली ये जो है वो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, उनका एक पीरियोडिक रिव्यू करती रहती है ये कमीशन, ये काउंसिल, और कहीं ना कहीं रिपोर्ट सबमिट करती है। तो आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि UNHRC ने क्या किया है, इंडिया के ऊपर ब्लेम किया है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस देखे जा रहे हैं। तो जो ये केसेस वायलेशन देखे जा रहे हैं, किसके थ्रू वो करती है? यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के तहत। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज कंप्लेंट प्रोसीजर। इस कंप्लेंट प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल कंट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी, UNHRC के अंदर क्या कर सकती है, कंप्लेन कर सकती है किसी और पार्टी का। और इसी के तहत यूक्रेन ने कंप्लेन किया था, जो कि जिसके ऊपर जो है वो वोटिंग अभी हाल ही में हुई है। तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर जो हमारा न्यूज है वो पूरी तरह से समझ में आ गया। अगला अगर हम लोग देखें तो एक इमेज आया था द हिंदू में, ये हमारा आपको न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन के पास का ये इमेज है। तो यहाँ पे मिराज फॉर्मेशन की बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी दिल्ली में महसूस की गई थी। कल 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था टेम्परेचर दिल्ली में। तो ये मिराज फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है? तो ये आपके मेंस नहीं, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि व्हाट इज एक्चुअली अ मिराज। ठीक है, कि ये आपको लग रहा होगा इस इमेज में देखकर कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रोड पर पानी है, बट एक्चुअली ये पानी होता नहीं है। ठीक है, तो आखिर ये क्या फॉर्मेशन है मिराज, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिलेबस की बात करें तो ये जनरल साइंस में फिट बैठता है। ठीक है, तो देखते हैं मिराज एक्चुअली होता क्या है। सो मिराज इज एन ऑप्टिकल फिनोमिनन, ये एक लाइट का फिनोमिनन है दैट क्रिएट्स द इल्यूजन, यानी एक भ्रम क्रिएट करता है ऑफ वाटर एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म मीडियम। एक्चुअली होता क्या है, गर्मी के दिनों में जनरली जो सतह से जो जुड़ा हुआ जो वहां पे आपको एयर है वो ज्यादा गर्म हो जाता है कंपेयर टू ऊपर, जो ऊपर हमारा मौजूद है हवा। तो उसके कारण जो सतह की तरफ जो ज्यादा गर्म हवा होने के कारण जब आपको लाइट जब आती है उस जगह पर, तो वहां पर वो बेंड कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट बिकॉज डेंसिटी चेंज हो रही है। तो इस रिफ्रैक्शन के कारण हमें एक्चुअली क्या होता है, हमें जो रिफ्लेक्शन मिलता है उस जगह का, वो स्काई का एक्चुअली उसके ऊपर के इमेज का मिलता है, और हमको लगता है कि वो सामने से आ रहा है, बट इट इज नॉट द इमेज ऑफ फ्रंट। वो जनरली ऊपर का जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो हमको दिखता है। तो इसीलिए जब आप रोड पे भी, हाईवेज पे भी आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको दिखता है कुछ दूर पे, ऑलमोस्ट 100 मीटर्स के अराउंड आगे पूरा पानी है, बट आप जैसे आगे जाएंगे तो आपको लगता है कि फिर और 100 मीटर दूर वो पानी है। एक्चुअली वो क्या है, वो स्काई का रिफ्लेक्शन हमको दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिराज। तो अगर हम लोग फिर से कॉन्सेप्ट को बताएं तो क्या है, इट इज मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट्स और ओवर हॉट एक्सटेंडेड सर्फेस लाइक अ कोल टार्ड रोड। During the hot days, the lower layers of air near the earth's surface are hotter, और ये hotter होने के कारण क्या होता है, बहुत lighter हो जाते हैं than the upper layers away from the earth's surface। तो इसी कारण से ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन कॉज करता है और लाइट बेंड हो जाती है, जिससे हमें ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है उसका रिफ्लेक्शन हमको दिखता है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट या तो कभी स्काई दिखता है जिसके कारण हमको लगता है कि वहां पर क्या है, वहां पर पानी है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारा मिराज का फॉर्मेशन है, ये आपके जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली न्यूज की बात करें हम लोग तो हाईकोर्ट आस्क्ड दिल्ली एसईसी, एसईसी स्टैंड्स फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन, टू लिस्ट वीवीपैट कॉम्पेटिबल ईवीएम्स। तो हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये पूछा है कि आप इसका लिस्ट दीजिए हमको कि कितने ईवीएम्स आपके पास हैं जो कि वीवीपैट के साथ कॉम्पेटिबल हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली 3 चीज जाननी है। सबसे पहला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है,
ईवीएम क्या है और वीवीपैट क्या है, ये तीनों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे सिलेबस में पार्ट में है जीएस पेपर 2 में, और साथ साथ इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बिकॉज ईवीएम और वीवीपैट को कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक पार्ट माना जाता है, तो हम लोग ये दोनों सिलेबस के में इसको प्लेस कर सकते हैं। तो न्यूज़ में क्यों था ये हमने ऑलरेडी इसको देखा है, अब हम लोग इसके बारे में जो स्टैटिक पार्ट है इसका डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसका जो न्यूज़ है वो बहुत रेलिवेंट हमारे लिए नहीं है। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो बेसिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है वो किस चीज इलेक्शंस का टास्क दिया जाता है। एक तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है जो हमारे इलेक्शंस कराती है, किनकी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, एमपीज का और एमएलए और एमएलसी का, तो 6 इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल बेसिकली क्या होता है, दे आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज हमारे कौन कौन से हैं, पंचायती राज के इलेक्शंस यानी पीआरआई इलेक्शन, और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो है वो कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करें तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप देखें तो बेसिकली आर्टिकल 243 के ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की बात कर रहा है, किसकी, पंचायती राज के लिए, और आर्टिकल 243ZA ये बात करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए, किसके लिए, फॉर म्युनिसिपल इलेक्शंस। तो इट स्टेट्स दैट द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत, और म्युनिसिपैलिटी के लिए 243ZA में सेम चीज लिखा हुआ है, शैल बी वेस्टेड इन अ स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 आर्टिकल है, 243K which talks about state election commission for पंचायत इलेक्शन, और 243ZA which talks about state election commission for municipal election। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो जो टेन्योर है हमारा, द टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट जो है वो लॉ जो बनाया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसके द्वारा गवर्न होगा, बट इसमें एक चीज लिखा गया है कि इनको दे शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक द मैनर एंड द ग्राउंड्स विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। तो जो एक हाई कोर्ट के जज को हटाने की जो भी प्रक्रिया है और ग्राउंड्स है वही फॉलो होगा अगर इनको उनके ऑफिस से हटाना है तो, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लिया। अगर एक्चुअली ये है क्या, तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स द वोटर विथ अ बटन फॉर ईच चॉइस एंड इट इज लिंक्ड बाय अ केबल टू एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स। तो पहले वोटिंग बैलेट पेपर के थ्रू होती थी, मोर ट्रांसपेरेंसी और जो हमारा बूथ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग जैसे इविल प्रैक्टिसेस होते थे इलेक्शन के, उनको टैकल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया। तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली इस फोटोग्राफ में कि यहाँ पर क्या है, ये एक ईवीएम, यहाँ पे सामने आपको जो पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं वो उनके पॉलिटिकल सिंबल के आगे एक बटन होता है जिसको आप प्रेस करते हैं और आपका वोट कास्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर ईवीएम के साथ जो है वो एक कंट्रोल यूनिट जुड़ी होती है जिसका कंट्रोल जो है वो वहाँ के इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होता है। वो जब यहाँ से बटन रिलीज करते हैं तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, एक बार प्रेस कर सकते हैं, और एक बार प्रेस होते फिर से कंट्रोलर यूनिट जो है वो डीएक्टिवेट कर देगा इस सिस्टम को, ताकि एक आदमी मल्टीपल वोट्स कास्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ये हम लोग अगर बात करें तो ये ईवीएम हुआ। अब ईवीएम तो हमने देख लिया कि एक्चुअली ईवीएम है क्या, बट हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी जानेंगे, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पहली बार कहाँ यूज हुआ, कौन इस पर्टिकुलर चीज को लेकर आया था। तो 1980 में एमबी हनीफा इन्वेंटेड द फर्स्ट इंडियन वोटिंग मशीन, और उसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड वोट द काउंटिंग मशीन। तो सबसे पहली बार ये आइडिया एक्चुअली कहाँ से आया था, एमबी हनीफा के थ्रू, जब उन्होंने पहला वोटिंग मशीन डेवलप किया था जिसका नाम रखा था इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड वोट द काउंटिंग मशीन। और ईवीएम्स का इंडस्ट्रियल डिजाइनर जो थे उस टाइम पे, दे वेयर फैकल्टीज इन इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर ऑफ आईआईटी बॉम्बे। और ईवीएम जो प्रॉपर अभी का हम ईवीएम देख रहे हैं, दे वेयर फर्स्ट एक्चुअली यूज्ड इन इंडिया in 1982 in by-election to North Paravur Assembly Constituency election in केरला। तो केरला में कहाँ पे, नॉर्थ पारावूर के असेंबली के बाई इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का यूज इंडिया में हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो 1989 में ईवीएम को लॉन्च किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा विथ इन कोलैबोरेशन विथ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इन 1998 ईवीएम्स वर यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल पर्पस, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उनको फिर से यूज किया गया, कहाँ पे,
16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग स्टेट्स के, मध्य प्रदेश, राजस्थान एज वेल एज दिल्ली, ठीक है। और अगर हम बात करें जो फुल फ्लेजेड यूज ईवीएम का हुआ तो फर्स्ट टाइम 2004 के लोकसभा के इलेक्शंस में पूरे कंट्री में ईवीएम से वोटिंग हुई थी। तो ये इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है वो हम देख लेंगे। एक और चीज जो है हम लोग को जानना जरूरी है ईवीएम के बारे में, दैट इज कि कौन एक्चुअली इसको बना रहा है, क्योंकि हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि ईवीएम टैंपरिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ईवीएम जो बना रही है वो दो गवर्नमेंट और अंडरटेकिंग जो है हमारी दो गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज हैं वही मिलकर बनाती हैं। पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर, यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है वो ईवीएम्स इंडिया के अंदर बनाती हैं। और इनको जो टेक्निकल गाइडेंस है वो इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी देती रहती है। तो ये हमें इलेक्शन का ईवीएम के बारे में हमारा क्या है प्रॉपर पूरा इंफॉर्मेशन जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मेंस के एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है। लास्ट जो हमने देखा था दैट इज वीवीपैट। ये एक रिसेंट इंट्रोडक्शन है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत हमारा इंडियन इलेक्शन सिस्टम में। तो वीवीपैट स्टैंड्स फॉर वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो आप जैसा नाम देख रहे हैं इससे आपको समझ में आया कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल मतलब वोटर जो है वो जिस वोटर ने जिसे भी वोट किया है उस पर्टिकुलर वोट को वेरीफाई करने के लिए एक पेपर ट्रेल दिया जाएगा। ये वीवीपैट है, ये मशीन आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब भी कोई इंसान ईवीएम पे बटन प्रेस किया, वोट दिया, तो उसके थोड़ी देर बाद 7 सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन पर उस पर्टिकुलर जो सिटीजन है के द्वारा जो वोट दिया गया था, उस किसको वोट दिया गया उसका पॉलिटिकल सिंबल 7 सेकंड के लिए यहाँ पर डिस्प्ले होगा एक पेपर में, एक स्लिप के रूप में। ये स्लिप आपको नहीं मिलेगा बट उस स्लिप के अंदर कैंडिडेट का सीरियल नंबर, नाम और सिंबल रहेगा ताकि आप वेरीफाई कर सके कि आपने जिसके ऊपर बटन प्रेस किया था वोट उसी को कास्ट हुआ है। तो ये वीवीपैट जो वो रिसेंट एडिशन है। इसके बारे में एक फैक्ट और, इट वॉज फर्स्ट टाइम यूज इन नॉक्सेन असेंबली सीट इन त्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड 2013। तो नागालैंड के इलेक्शन में नॉक्सेन असेंबली सीट में पहली बार वीवीपैट का यूज किया गया था। तो आई होप इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जितने भी आपके क्वेश्चन पॉसिबल थे वो हम लोग अब सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, हाईकोर्ट सीक्स सेंटर्स स्टैंड ऑन सिल्वर लाइन SIA सर्वे। SIA स्टैंड्स फॉर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। तो आखिर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले सिलेबस प्लेसमेंट और न्यूज में क्यों था ये आर्टिकल हमें वो देखते हैं। सिलेबस में ये कहां पर आएगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर एक साथ आप कोई प्रोजेक्ट किसी जगह पे ला रहे हैं तो उसका क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली वहां पे हमारा सिलेबस में ये बैठेगा। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट ऐसे करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। नाउ व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज केरला हाईकोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि जो अपना स्टैंड बताइए, आप अपना राय दीजिए किस चीज के ऊपर, जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट केरला गवर्नमेंट ने कराया था किसको लेकर, विद रिस्पेक्ट टू द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ऑफ केरला। तो आखिर अब हम लोग को मेनली डिस्कशन किसके ऊपर करना है कि आखिर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है क्या, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, इट इज अ सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जो केरला गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज मिलकर कहां पर लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, केरला में। तो अगर आप इधर मैप देखेंगे अपने इधर साइड में तो आपको दिखेगा कि तिरुवनंतपुरम से ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हुए कहां तक जा रही है, कासरगोड तक। तो कासरगोड तक ये रेलवे लाइन, ये आपको सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन बनाने की बात हो रही है। चूंकि आपको पता है केरला का जो टेराइन है वो बहुत ही अनइवन है, तो अभी जो रेल नेटवर्क है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं अनएफिशिएंट है और क्या कह सकते हैं एफिकेसी पूरी उसकी नहीं अचीव हो पाती है बिकॉज ऑफ द अनइवन टेराइन। तो ये 529.4 किलोमीटर लंबा जो हमारा प्रोपोज रेलवे लाइन है ये तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ेगा और इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए 11 रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इसको केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और केरेल इसको बोलते हैं, ये एग्जीक्यूट करेगी और इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो ये जॉइंट वेंचर है ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। और अगर बात करें तो आखिर इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, तो दिस प्रोजेक्ट विल हैव ट्रेन्स ऑफ इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट विथ प्रेफरेबली 9 कार्स एक्सटेंडेबल टू 12। 9 से 12 बोगीज का ये ट्रेन होगा, तो दैट मीन्स कि मैक्स बहुत पैसेंजर्स को ये कैरी करने में कैपेबल होगा एंड दिस ट्रेन कैन रन एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर पर आवर। तो अभी के टाइम पे वहाँ का जो एवरेज स्पीड देखा जाता है वो 50-55 है केरला के बिकॉज ऑफ अनइवन टेराइन।
एट एवरी 500 मीटर्स इस पर्टिकुलर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के तहत एक अंडर पैसेज बना जाएगा विद सर्विस रोड्स, ताकि किसी को अगर वहां से एग्जिट लेना है तो भी उस पर्टिकुलर चीज के लिए पॉसिबल हो जाए। क्यों सिग्निफिकेंट है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट केरला के लिए? सबसे पहला टाइम सेविंग होगा। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे जो हमने मैप देखा था, कासरगोड से तिरुवनंतपुरम का दूरी जो है वो 12 घंटे लगते हैं तय करने में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आने के बाद ये सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा वहाँ केरला का टेरेन जो है वो बहुत अनइवन है, तो उसके लिमिटेशंस हैं। तो एवरेज स्पीड जो 45-50 था उसके कारण अब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड जो इसको बढ़ाकर जो टॉप स्पीड चूंकि 220 जा रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा एवरेज स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। देन डी ट्रैफिकिंग रोड्स, बिकॉज रेलवे की एफिशिएंसी उतनी अच्छी है नहीं, तो केरला में जनरली लोग क्या प्रेफर करते हैं, रोड्स, और रोड्स प्रेफर करने के कारण बहुत ट्रैफिकिंग वहाँ पे देखी जाती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से डी ट्रैफिकिंग ऑफ रोड्स भी पॉसिबल होगा। एंड द प्रोजेक्ट वुड रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बिकॉज इलेक्ट्रिक जो है वो कोचेस रन करेंगे हम लोग यहाँ पर। लेकिन हमें बात करना है कि इश्यूज क्या है इस चीज़ को लेकर। तो इश्यूज ये हैं, सबसे पहला कि केरला इज ऑलरेडी अ डेट रिडन स्टेट, तो कोई भी जो ऐसा स्टेट जो कर्ज में डूबा है उसके लिए इतना कॉस्टली प्रोजेक्ट अफोर्ड करना क्या सही है? तो ये सबसे पहला इशू जिसके ऊपर क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं। दूसरा, इकोलॉजिकल कॉस्ट, बिकॉज आपको पता है केरला के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत सारे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इन सारे चीज़ों को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है थोड़ा हैम्पर करेंगे उस प्रोजेक्ट के थ्रू, बिकॉज 11 डिस्ट्रिक्ट से ये गुजर रही है। अगेन, वुड द ट्रेन सर्विस बी अफोर्डेबल गिवन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इट, तो क्या अगर ये बन भी जाता है तो जितना कॉस्ट इसको बनाने में लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रेन का कॉस्ट होगा, टिकट्स के कॉस्ट होंगे, क्या वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल होंगे? बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली है। एंड देन प्लान्स टू रिहेबिलिटेट दोज डिस्प्लेस्ड, अब इस प्रोजेक्ट के तहत जब जो लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा उस जगह से, तो उसके लिए क्या प्लान है, उनको कैसे रिहेबिटेट करना है? तो ये सारे इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के। और जो हमने न्यूज़ में देखा था कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये होता क्या है? एक तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आप देखते हैं, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, वो देखते हैं। उसी तरह सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट वो मेथोडोलॉजी है इन विच वी रिव्यू द सोशल इफेक्ट्स ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट इंटरवेंशन, सोसाइटी के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो इस एडवांटेज क्या है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराने का? सबसे पहला, कम्युनिटी और इंडिविजुअल के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिपोर्ट हम देंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। साथ साथ जो भी अफेक्टेड है उनको बेनिफिट ज़्यादा मिल सकेगा, क्योंकि पहले से हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं किन एरियाज में किन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है। अवॉइडिंग डिलेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया तो जो डिले है और ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कॉस्ट जो है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं, तो लोअर्ड कॉस्ट कैन बी अचीव। साथ साथ बेटर कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, कम्युनिटी का स्टेक होल्डर के साथ रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमने प्रॉपर उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया है, और जो प्रपोजल्स आएंगे आगे वो ज़्यादा बेटर इंप्रूव भी हो सकेंगे। और साथ साथ अभी भी जो हम लोग जो भी अफेक्टेड इंसान है उनको प्रपोजल्स देंगे वो भी बहुत इंप्रूव हो पाएगा। तो आई होप ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट वाला जो हमारा जो भी डिस्कशन था, ये प्रॉपर इस पर्टिकुलर न्यूज़ से हम लोग सारा कुछ अचीव कर पाए हैं। नाउ कूल ब्रेक, ये इमेज भी आपको आज के न्यूज़पेपर में मिली थी, तो इस इमेज से हम लोग बस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई डैम, कोई रिजर्वॉयर, कोई वाटरफॉल्स न्यूज़ में रहता है, तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ के लिए हम लोगों को क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो डैम के बारे में बात करें। तो यहाँ पे आपको जो डैम है उसका नाम है मंचनाबेल डैम, ठीक है। मंचनाबेल डैम जो है बेसिकली किस रिवर के अक्रॉस बनाया गया है? अरकावती, और अरकावती रिवर जो है वो कर्नाटका में किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। तो हम लोग इस डैम के बारे में, इस रिवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। सो मंचनेबल डैम की बात करें तो ये रिवर अरकावती पे बना हुआ है, एंड दिस डैम वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द एरिया, और इट प्रोवाइड्स वाटर टू मगधी टाउन ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के मगधी टाउन में पानी इसी डैम से आता है। अरकावती रिवर के बारे में बात करें तो ये जो है वो चिकबगलपुर, बेंगलुरु रूरल, बेंगलुरु अर्बन और रामनगरा डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और इसका जो सोर्स है वो है नंदी हिल्स, जो एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नंदी हिल्स। कहाँ पर? चिकबल्लपुर, कर्नाटका में, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, और अल्टीमेटली जो है ये कावेरी में जाकर मिल जाती है। किस जगह पे? कावेरी रिवर से वो संगमा रिवर पॉइंट पर मिलती है, जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मौजूद है। अब अगर अरकावती की बात करें तो इसके ट्रिब्यूटरीज बात करें अगर लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी वृषभावती रिवर, और राइट ट्रिब्यूटरी है कुमुदवती
रिवर। ये सारे आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे से जब भी आपको ऐसा कोई इमेज आता है जिसमें कि कोई डैम, कोई रिजर्वॉयर, कोई फॉल्स का मेंशन है, तो उसका लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन दो न्यूज यहाँ पे मैंने एक साथ रखा है क्योंकि ये सब प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल हैं और कुछ इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। सबसे पहले, आंध्र प्रदेश टू बैन प्राइवेट प्रैक्टिस बाय गवर्नमेंट डॉक्टर। तो इससे आपका सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, दैट विच स्टेट हैज रिसेंटली बैन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर। तो आपको ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो ये क्या करने जा रही है, प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करने जा रही है, किसकी, गवर्नमेंट डॉक्टर्स का, टू इंश्योर एफिशिएंसी ऑफ किसका, सरकारी जो अस्पताल हमारे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए क्या ये स्टेप ले रही है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इससे और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। देन सीबीआई अरेस्ट 4 men फ्रॉम मुंबई फॉर बिरभम किलिंग्स। तो बरभम किलिंग्स जो न्यूज में आया था, सीबीआई के ऊपर डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया था पिछले एनालिसिस में। तो बरभम किलिंग्स से हमें बस ये एक पर्टिकुलर प्लेस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज बरभम की, ये न्यूज में है। आपको इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं जानना है कि वहां पे तृणमूल कांग्रेस के एक लीडर की हत्या हुई थी, उसके बाद क्योस और राइट्स क्रिएट हो गए थे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सीबीआई था जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड देन बरभम आखिर एक्चुअली है कहां पर। तो बरभम की बात करें तो इट इज बरभम डिस्ट्रिक्ट इज द नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्दवान डिवीजन। तो वेस्ट बंगाल के जो टोटल हमारे कितने 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैं, उसमें बर्दवान डिवीजन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, बर्दभम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कहां पे है, सूरी में है। बस ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था, बाकी इस न्यूज से आपको और कुछ नहीं जानना है। देन यूक्रेन कॉल्स ऑन नाटो टू प्रोवाइड मोर वेपन्स। तो यूक्रेन रशिया का न्यूज हर दिन ऑलमोस्ट आ रहा है और हमने एक दिन डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो आखिर हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को फिर रशिया यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट से ना देखते हुए, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए कुछ स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में आ रहा है वो जरूरी है, जैसे नेटो। तो यूक्रेन कॉल्स ऑन नेटो टू प्रोवाइड मोर वेपन्स। तो हमारे लिए नेटो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्चुअली नेटो? सो नेटो जो है वो हमारा, अगर हम इसको सिलेबस में डालें तो वो कहाँ डलेगा, जीएस पेपर 2 में, रीजनल ग्रुपिंग्स एंड मिलिट्री ग्रुपिंग्स। इसके तहत हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक मिलिट्री अलायंस है एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। कब का, ऑफ अप्रैल 1949। तो अप्रैल 1949 में ट्रीटी साइन हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या फिर वॉशिंगटन ट्रीटी बाय, इसमें कि क्या हुआ था कि नाटो हमारा एस्टैब्लिश इसी ट्रीटी से हुआ था। और इसके फाउंडिंग जो उस टाइम पे ट्रीटी साइन करने वाले फाउंडिंग कंट्रीज जो थे वो थे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जिसके तहत इन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी, तो नेटो का जो मेन एजेंडा है दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी, कि जितने भी मेंबर इस नेटो के अंदर होंगे किसी एक की सिक्योरिटी जो है वो सबकी सिक्योरिटी का पार्ट होगा, ठीक है। अभी उसमें लगभग 30 मेंबर कंट्रीज हैं और कहीं ना कहीं यूक्रेन को नेटो में जोड़ने के चक्कर में ही जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में अवेलेबल है और आर्टिकल 5 जो वॉशिंगटन ट्रीटी का है ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपसे ये पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, आर्टिकल 5 ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विथ कलेक्टिव डिफेंस। तो आखिर कलेक्टिव डिफेंस जो नेटो का मैकेनिज्म ये है क्या? कलेक्टिव डिफेंस सिंपली मीन्स कि अटैक ऑन वन कंट्री मीन्स अटैक ऑन ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो। तो कलेक्टिव डिफेंस मतलब कि हमारा एक कंट्री का डिफेंस जो है वो सारे कंट्रीज की जिम्मेदारी है। तो अगर एक कंट्री के ऊपर जो भी अटैक होता है इट इज कंसीडर्ड अटैक ऑन ऑल द रिमेनिंग 29 कंट्रीज ऑफ नेटो। इसीलिए अगर आज के डेट में यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो कहीं ना कहीं ये पूरी 30 कंट्री और नेटो जो है वो रशिया के साथ फाइट कर रही होती, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपका नेटो का है दैट इज कलेक्टिव डिफेंस। और ये आज तक एक बार इन्वोक हुआ है सिर्फ, ओनली वन टाइम इट हैज बीन इन्वोक्ड टिल डेट विच वाज आफ्टर द 9/11 अटैक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो 9/11 का जो हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था तो 12 सितंबर 2001 में पहली बार जो है वो और आखिरी बार अभी तक एक ही बार यूज किया गया है इस कलेक्टिव डिफेंस थियरी को नेटो के द्वारा, वो 9/11 अटैक्स के बाद किया गया था। तो नेटो के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी था। देन सीनेट कंफर्म्स फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सुप्रीम कोर्ट। तो सीनेट कहाँ की अपर हाउस है? आपको पता है सीनेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का अपर हाउस है, जैसे हमारा राज्यसभा होता है।
तो वहां की अपर हाउस ने बेसिकली कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के पहली ब्लैक लेडी जो है वो अपॉइंट की जा रही हैं एज अ जज। तो आपको पता है अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का जो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्लैक वुमेन पहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पैनल में जा रही हैं, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये जो है आपको न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग इसको उस कॉन्टेक्स्ट से बात करें, थोड़ा मेंस के एस्पेक्ट से भी देखेंगे अगर इसको, तो हमारा मेंस में एक टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का संविधान का अलग अलग संविधान के साथ कंपैरिजन जो है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करते हैं अपने मेंस के सिलेबस में। और अगर आप 2020 का एक यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम सीम टू बी कन्वर्जिंग as well as diverging in the recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. मतलब कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के जुडिशियल प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो कल को हो सकता है कि अगले एग्जाम में यूनाइटेड स्टेट्स के जुडिशियल सिस्टम के बारे में इंडिया का कंपैरिजन पूछ दे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो यूएस है वो कंफर्म किया है किसका, तो ये प्रीलिम्स के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, केटेंजी ब्राउन जैक्सन एज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज इन द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो नाम प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या होगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूएस का एक्चुअली जो जुडिशियरी है वो इंडिया का जुडिशियरी से कैसे डिफरेंट है। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जैक्सन है वो जो है वो ओनली थर्ड ब्लैक जस्टिस बनेंगे। मतलब इसके पहले 2 ब्लैक जज बने हुए हैं जो मेल थे, जो मेन थे, उनका नाम था थरगुड मार्शल एंड क्लैरिन थॉमस। तो थरगुड मार्शल और क्लैरेंस थॉमस 2 पहले ब्लैक जजेस थे जो मेन थे, और पहली वुमेन जो बनी है ब्लैक वो केटेंजी ब्राउन जैक्सन। तो प्रीलिम्स के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें इंडिया और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर करने का, तो जैसे इंडिया में हमारा जुडिशियरी में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। तो अगर हम आपको समझाएं अच्छे से इंडिया का कॉन्सेप्ट, तो ये देखिए इंडिया में क्या है आपका, ये रहा सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, इसके नीचे हमारे क्या है, हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट्स का हाई कोर्ट है, और फिर हाई कोर्ट्स के नीचे हमारे क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। बट ये सब एक ही चेन में है। तो आप जब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं, आप अगर वहां के फैसले से आप खुश नहीं तो आप एज अ वे ऑफ अपील हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इट इज एन इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो 2 टायर स्ट्रक्चर है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स कंप्लीटली फेडरल कंट्री है। तो वहां पर एक तो हर स्टेट का अपना सेम ये कैटेगरी हर स्टेट में भी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और उनका अपना स्टेट का जो है वो हर स्टेट का अपना एक सुप्रीम कोर्ट है, ये हर स्टेट में फॉलो होता है। और फिर फेडरल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है। जो ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फेडरल मैटर्स की सुनवाई करती है। मतलब अपील का ये मैटर जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है। अपील के लिए आप स्टेट में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जाइए। तो यही फेडरल सुप्रीम कोर्ट में जो ये ब्लैक वुमेन का जो है वो नॉमिनेशन हुआ है, अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यूएस का जो सिस्टम है वो क्या है, फेडरलिज्म पूरा तरह से वहां पे फॉलो होता है। हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इसलिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि फेडरल मैटर्स भी देखता है और अपील के मैटर्स भी देखता है। तो ये पहला आपको डिफरेंस हुआ, तो वही यहाँ पे लिखा है, अनलाइक इन इंडिया वेयर द जुडिशियरी इज इंटीग्रेटेड, फेडरल एंड स्टेट कोर्ट्स इन द यूएस आर सेपरेट एंड द 9-member यूएस सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स फोरम ऑफ द फेडरल सिस्टम। सिर्फ फेडरल सिस्टम का एपेक्स फोरम है ये, वहां पे फेडरल मैटर्स की सुनवाई होगी। और स्टेट सिस्टम के पास अपना टॉप कोर्ट होता है और उसको स्टेट सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अपॉइंटमेंट में कहां डाइवर्जेंस है तो वो देखें। अपॉइंटमेंट में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है कि जो फेडरल जजेस हैं उसमें इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस आल्सो विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस और कंफर्मेशन बाय द सेनेट। जैसा कि अभी हमने हेडलाइन पढ़ा था कि सीनेट ने अप्रूव कर दिया है जैक्सन का नाम। तो सीनेट जो है वहां की अपर हाउस है, राज्य जैसे कि हमारा राज्यसभा है, वो जब कंफर्म करती है नाम को तो प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट कर देता है। ठीक है,
अपर चैम्बर, सीनेट कौन है? अपर चैम्बर है। लेकिन इंडिया का प्रोसेस आपको पता है डिफरेंट है। इंडिया में क्या होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है? एक कोलेजियम सिस्टम है जिसमें जजेस खुद को अपॉइंट कर रहे हैं, वही लोग अपना जजेस का नाम फॉरवर्ड करते हैं और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करती है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें कोलेजियम सिस्टम उसको बोला जाता है। कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है, जनरली एक शॉर्ट ओवरव्यू में अगर आपको दूं तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा चीफ जस्टिस है वो प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन 5 लोगों का कोलेजियम जो है वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। वो नाम तय करके भेजते हैं लॉ मिनिस्ट्री को और लॉ मिनिस्ट्री उसमें से फाइनल सिलेक्शन करके प्रेसिडेंट के पास नाम भेजेगी और प्रेसिडेंट अल्टीमेटली अपॉइंट करेंगे। जबकि यूएस में सीनेट वो नाम कंफर्म करता है, दैट इज अगर इंडिया की बात करें तो राज्यसभा के लेवल की जो बॉडी है वो। और हम लोग अगर बात करें टेन्योर की तो उसमें भी डाइवर्जेंस है इंडिया और अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम में। कैसे? इंडिया में जजेस का फिक्स टेन्योर है, जैसे रिटायरमेंट एज 65 है या फिर अगर टेन्योर पूरा करना है तो 62 है हाई कोर्ट का और 65 है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि यूएस में ऐसा नहीं है, दे कैन सर्व फॉर लाइफ। तो यूनाइटेड स्टेट्स में अनटिल एंड अनलेस उनको इम्पीच नहीं कर दिया जाए, हटा नहीं दिया जाए, तब तक वो जब तक चाहेंगे, या वो उनकी डेथ हो जाए, वो रिजाइन कर दे, या फिर उनको इम्पीच कर दिया जाए कांग्रेस यानी कि वहां की पार्लियामेंट के द्वारा, तब तक वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि हमारे यहाँ टेन्योर फिक्स है 65 ईयर्स। और इसी के तहत आपको एक फैक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो ओल्डेस्ट मेंबर थे हिस्ट्री में आज तक, जस्टिस ओलिवर वेंडल होम्स, he retired in 1932 at the age of 90। 90 साल की उम्र में ये रिटायर किए थे क्योंकि कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, एंड ही सर्व फॉर 30 ईयर्स। और सेकंड में जस्टिस जिन्सबर्ग जो 87 की एज में रिटायर किए जब वो 27 साल तक ऑलरेडी सर्विस दे चुके थे। तो ये हमारा क्या है, तो अगर जैसे कि यूके वाला क्वेश्चन था, अगर यूएस का क्वेश्चन पूछेगा तो ये डाइवर्जेंस वाले एरियाज हैं कि किन एरियाज में इंडियन और यूएस जुडिशियरी जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट पे काम करती है। तो कंपेयरिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है और उसके तहत हम लोग इसको डिस्कस किए। ठीक है, नाउ द प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द डे, हम लोग इन 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, एडीओ रिपोर्ट जो है, जो अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया था, इट इज रिलीज बाय, इसको कौन रिलीज करता है? तो ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी आईएमएफ, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या डी नन ऑफ द अबव। So the correct answer will be none of the above because Asian Development Outlook is released by Asian Development Bank ADB। ठीक है, तो इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज करता है। सेकेंड स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो हमने डिस्कस किया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रसियाज मेंबरशिप टू द काउंसिल वाज सस्पेंडेड रिसेंटली। तो अभी हमने देखा ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, द मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा था कि हम लोगों ने जो 47 सीट्स थी उसको कैसे जोग्राफिकल एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2। मूविंग ऑन, मिशन वत्सल्य स्कीम, ये आपके एडिटोरियल पेज में आज मेंशन था, चिल्ड्रन ओरिएंटेड ये स्कीम थी, बेसिकली न्यूज में थी, ये किसकी इनिशिएटिव है? सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर स्कीम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले आर्टिकल्स में, बिकॉज इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रही है। फोर्थ न्यूज, which of the following क्वेश्चन, फोर्थ ऑफ which of the following country is the world's largest producer and exporter of palm oil। तो अभी हाल ही में एक डेटा जो अमेरिकन की एक एजेंसी ने रिलीज किया, उसके तहत पाम ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन है? इंडोनेशिया। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे इन 2022। जो वर्ल्ड हेल्थ डे कल हमने डिस्कस भी किया था, उसका थीम क्या है इस साल का? सो द करेक्ट आंसर इज आवर प्लैनेट आवर अर्थ, इट इज आंसर ए। तो ये हमारा आज का प्रॉपर डिस्कशन हुआ क्वेश्चन। आपके लिए एक ये अनाउंसमेंट है कि जैसे सैटरडेज हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे वीक का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो ऑलमोस्ट 7 दिन न्यूज में रहा होगा, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे सैटरडेज। जैसे इस हफ्ते हम लोग अगर बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में था, ऑलमोस्ट हर दिन आपको इसका आर्टिकल दिख रहा होगा और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये डिस्कस क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये हम लोग सैटरडे जो हॉट इशू होगा उस पूरे हफ्ते का, वो हम लोग सैटरडेज को डिस्कस करेंगे। तो कल इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग अपने वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।